मलाड मालवनी वार्ड नंबर 48 में रिजवाना खान की है काफ़ी गूंज। सुनिए आखिर लोगों की पसंद रिजवाना खान क्यों है। एमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है और हर बार हर वक्त वो सौदा करती है। वक्त आता है तो ये सौदेबाजी हो जाती है। तो ऐसा कब तक चलेगा। मुसलमानों को गुमराहियत के रास्ते से हटना होगा। इनके जो बातें हैं, जो मंच के ज़रिए कलमे के नाम पे ये लोगों को भड़काते हैं, तो ये करना बंद करें। मैं सभी से आह्वान करती हूँ कि सभी मुसलमान अब होशियार हो जाए। ये एमआईएम दोगली राजनीति करने वाली ये बीजेपी की बी टीम, आज आपको पता है बिहार में 5 सीट लड़कर ये पूरी सरकार बीजेपी की बना के अब यहाँ आ रहे हैं। अब मुंबई महानगर पालिका चुनाव है, 34 वार्ड में असलम शेख का बेटा लड़ रहा है, तो वहाँ पे एमआईएम ने टिकट नहीं दी। लेकिन जहाँ मैं लड़ रही हूँ 48 से, वहाँ एक रेपिस्ट को टिकट दे दी है, जो कि महिलाओं का कई रेप किया है, उसने कई महिलाओं का सौदा किया है। कौन सी पार्टी ने दी? एमआईएम ने उसको टिकट दी है, मेरे सामने दी है, जबकि मैंने 5 साल उस पार्टी को अपनी मेहनत से पूरी ताकत से उसका काम की, लेकिन उसको जरा भी शर्म नहीं रही इस पार्टी को। ये एमआईएम है, तो मेरे सामने उसने उम्मीदवार उतारा, वो भी इतना गलीज उतारा है कैंडिडेट के जो रेपिस्ट है। को जब दिसंबर को जब घोषणा हुई बिगुल बजा बीएमसी चुनाव का, तो मैंने एक ही बात रखी कि जब तक मैं इनकी तकलीफ नहीं सहूँगी तब तक इनकी सच्ची सेवक नहीं बन सकती। तो 1 महीने के लिए मैंने चप्पल छोड़ी है, ताकि वो दर्द, वो गंदगी का मैं एहसास कर सकूँ, ताकि मैं उनको सहूलियत दे सकूँ, सच्ची सेवक बन सकूँ। इसीलिए मैंने अपनी चप्पल छोड़ी है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र के चुनाव का बिगुल जो बजा हुआ है, उसमें काफ़ी अलग अलग तरीके से दावे किए जा रहे हैं और गटर नालियों पर सभी बात कर रहे हैं, मगर उसमें कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां पर परिवारवाद का भी नारा है और कहां पर अलग तरीके से जो है एक अपनी वर्चस्व की लड़ाई है। हमारे साथ रिजवाना खान मौजूद है। मलाड मालवनी 48 नंबर वार्ड से वो चुनाव में उतरे तो ज़रूर है वार्ड में, मगर कहीं ना कहीं उनके पीछे काफ़ी सारे मकसद है और काफ़ी सारे सवाल है कि वो अचानक उनका दूसरी पार्टी में समर्थन देना और अचानक उस पार्टी से चुनाव लड़ना, जिस पार्टी में महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा उतनी हलचल नहीं है। हमारे साथ रिजवाना खान मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पैर में चप्पल नहीं है और आपने गाना भी इनका सुना होगा कि इस बार वार्ड में 48 नंबर वार्ड में रिजवाना खान। रिजवाना जी, सबसे पहले ये बताइए कि बिना चप्पल के आप घूम रहे हो, क्या वजह है? देखिए, हमारे जो वार्ड में वार्ड नंबर 48 है, जब मैं लोगों से मुलाकात की, डोर टू डोर जाके मुलाकात की, तो ऐसे हालात थे कि इतनी गंदगी में लोग रह रहे हैं। मैंने हर एक हिस्सा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया है और बीएमसी को बताया कि आप लोगों ने काम नहीं किया। अब कई सालों से मेरे मासूम बच्चे वहाँ पर गुजर बसर करे गंदगी में रह रहे हैं। तो मैंने उस टाइम पर एक अहद की कि वहाँ पर 15 तारीख को जब दिसंबर को जब घोषणा हुई बिगुल बजा बीएमसी चुनाव का, तो मैंने एक ही बात रखी कि जब तक मैं इनकी तकलीफ़ नहीं सहूँगी तब तक इनकी सच्ची सेवक नहीं बन सकती। तो 1 महीने के लिए मैंने चप्पल छोड़ी है, ताकि वो दर्द, वो गंदगी का मैं एहसास कर सकूं, ताकि मैं उनको सहूलियत दे सकूं, सच्ची सेवक बन सकूं। इसीलिए मैंने अपनी चप्पल छोड़ी है, क्योंकि ऐसी बलिदानी देनी पड़ती है। जब आपने भी देखा होगा कि अंग्रेज़ जब आए थे, तो हमारे भी गांधी जी ने सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर उन्होंने कपड़ा त्यागा था। तो हमने आज चप्पल छोड़ी है और ऐसे जालिम सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए और लोगों को हक दिलाने के लिए। अपने जनता के लिए चप्पल तो छोड़ी, मगर क्या उस पार्टी की आप बात करेंगे जिसे आपने छोड़ा या आपको निकाल दिया गया? क्या उसे आपने छोड़ा या आपको निकाल दिया गया? एमआईएम की बात। देखिए, एमआईएम की मैं बात करूं तो एमआईएम जिस तरीके से बड़े बड़े वादे करते हैं, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपको पता है कि चुनाव का दौरान था, सबसे पहले तो 2023 में मैंने मलाड में बड़ी सभा रखे थे। हमने बड़ी सभा के अंदर 26 फरवरी 2023 की बात है, बड़ी मंच लगा के सभा रखी गई। उस सभा में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ये अल्फाज थे कि 2019 में आपने हमारे कैंडिडेट को ख़रीद लिया था, यहाँ के एमएलए के पास बहुत पैसा है, हमारे 2019 में हमारे उम्मीदवार को ख़रीद लिया गया था, अब ऐसा उम्मीदवार दूंगा कि आप ख़रीद नहीं पाओगे। इस तरह से खुले मंच से उन्होंने कहा था। जब 2024 में चुनाव आया, उससे 2 महीने पहले जब मीटिंग हुई थी औरंगाबाद के अंदर मुंबई की इलेक्शन को लेकर, विधानसभा इलेक्शन को लेकर, तब सबके बीच में बैरिस्टर साहब ने मुझे कहा था कि आप चुनाव लड़िए, मजबूती से लड़िए मैडम। मैंने पूरी तैयारी की। जब चुनाव का समय 2024 में विधानसभा का आया, तो बैरिस्टर साहब ने कहा कि लड़ना ही नहीं है। तो मेरा सवाल था कि क्यों नहीं लड़ना है। मलाड में हमने काम किया, हमने ऑफिस चलाई और कांग्रेस के विरोध में हमने काम किया। बहुत मुश्किलें हम पे आई, ऐसा नहीं किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन उस टाइम पर 2024 में उन्होंने कहा लड़ना ही। तो वजह जब मैंने पूछी तो बोले वहाँ एक मुस्लिम लीडर है, इसलिए हमें एमआईएम को चुनाव नहीं लड़ना है। तो मेरा ये कहना था, विधानसभा
विधानसभा चुनाव में जब आपने गोवंडी में सीट दी तो अबू हासम आज़मी भी एक मुसलमान ही चेहरा है, मुसलमान ही नेता है, तो वहाँ पर आपने क्यों सीट उतारी? क्या वहाँ पे बड़ा सौदा हुआ था? और यहाँ पर आप टिकट देने वाले थे मुझे, उसके बाद 2024 में आपने विधानसभा में एकदम नकार दिया कि नहीं लड़ना, तो उसकी वजह ही इनके पास नहीं थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वक्त आता है तो ये सौदेबाजी हो जाती है, तो ऐसा कब तक चलेगा? मुसलमानों को गुमराहियत के रास्ते से हटना होगा। इनके जो बातें हैं, जो मंच के ज़रिए कलमे के नाम पे ये लोगों को भड़काते हैं, तो ये करना बंद करें। मैं सभी से आह्वान करती हूँ कि सभी मुसलमान अब होशियार हो जाए। ये एमआईएम दोगली राजनीति करने वाली, ये बीजेपी की बी टीम, आज आपको पता है बिहार में 5 सीट लड़कर ये पूरी सरकार बीजेपी की बना के अब यहाँ आ रहे हैं। अब मुंबई में महानगर पालिका चुनाव है, हमारे ही वार्ड के बाजू में 34 वार्ड है। मैं कहना चाहती हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से, 34 वार्ड में असलम शेख का बेटा लड़ रहा है, तो वहाँ पे एमआईएम ने टिकट नहीं दी। लेकिन जहाँ मैं लड़ रही हूँ 48 से, वहाँ एक रेपिस्ट को टिकट दे दी है, जो कि महिलाओं का कई रेप किया है, उसने कई महिलाओं का सौदा किया है। कौन सी पार्टी ने दी? एमआईएम ने उसको टिकट दी है, मेरे सामने दी है, जबकि मैंने 5 साल उस पार्टी को अपनी मेहनत से पूरी ताकत से उसका काम की, लेकिन उसको जरा भी शर्म नहीं रही इस पार्टी को। ये एमआईएम है, तो मेरे सामने उसने उम्मीदवार उतारा, वो भी इतना गलीज उतारा है कैंडिडेट के जो रेपिस्ट है। वो रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं अपने न्यूज़ के माध्यम से। मैं खुले मन से आपके न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि एमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है और हर बार हर वक्त वो सौदा करती है। अब ये जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, हालांकि वार्ड 48 में आपका जो चुनावी माहौल चल रहा है, तो क्या आप अपने आप टफ मान रहे हैं सभी जो उम्मीदवार आपके सामने? देखिए, टफ तो कोई बात नहीं है। पहली बात तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जिन्होंने काम किया है आवाम सब जानती है। आजकल मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आज आप देखते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए हर कोई नेता जब भी कोई आता है, मैं तो आह्वान की हूँ कि 48 में जितने भी लोग आएंगे तो आप सबका वो काम सर्च कीजिए, जो अच्छा लगे आप उसको वोट दीजिए, मेरा एक ही कहना है। और मैं मुस्लिम लीग के तहत खड़ी हूँ, सीढ़ी मेरा निशान है। मैंने मेरे लोगों से कहा है, लोगों ने मुझे बहुत प्यार और बहुत दुआएं दी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि 48 में हमारी सीट जीत के आएगी और मुस्लिम लीग कामयाब होगी वहाँ से। तो एक बात ये भी बताइए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र जैसे राज्यों में उतनी सक्रिय नहीं है, तो क्या लग रहा है कि आप अगर चुनाव जीतेंगे तो क्या मजबूत कर पाएंगे यहाँ से मुस्लिम लीग को? क्यों नहीं मजबूत कर पाएंगे? जितने ही बड़े बड़े नेता आप जानते हैं जिनकी सियासती शुरुआत मुस्लिम लीग से हुई थी, उन्होंने मुस्लिम लीग का झंडा उठा के कॉरपोरेशन चुनाव लड़े, कॉरपोरेटर बने, उसके बाद आज दूसरी पार्टियों का दामन थामे। तो कहीं ना कहीं लोग मुफलिस हो चुके हैं, लोग अपने मफाद के ज़रिए दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, कुछ लोग तिजारत बना बैठे हैं सियासत को। मैं हरे झंडे के तले, मुझे हरे झंडे में आना था, कौम की रहनुमाई करना था, इसलिए मैं मुस्लिम लीग में, और इंशाल्लाह मैं करूँगी, अल्लाह मुझसे कराएगा, तो मैं मुस्लिम लीग का झंडा थामी हूँ और इंशाल्लाह हम वार्ड जीत के वो 48 बीएमसी में जाएंगे। फिलहाल जिस तरीके से आपने मालाड मालवनी की तो बात की, मगर गोविंदी वहाँ पर भी एमआईएम ने काफ़ी कैंडिडेट उतारा है समाजवादी को टफ देने के लिए। उस जगह के हालात को देखकर वहाँ के लोगों को क्या संदेश रहेगा अगर वहाँ दिखते आप? देखिए, मैं गोवंडी की आवाम से भी कहना चाहती हूँ कि दोहरी राजनीति करने वाले आपके बीच में आ गए हैं। इनका चेहरा पहचानो, एक सिक्के के 2 चेहरे हैं, ये लोग को पूरी तरह से पहचानो। कभी मलाड में हम काम करते तो मलाड में टिकट नहीं दिया, आज अबू हासिम आज़मी को गिराने के लिए वहाँ पहुँच गए, तो तुम कौन सी सियासत करो? जहाँ बड़ा पैकेज मिल जाता वहाँ उतर जाते हो मैदान में। क्यों गुमराहियत के रास्ते पे कौम को लेके जा रहे हो? क्यों भड़का रहे हो मुसलमानों को? मुसलमान भी होशियार हो चुका है, मोबाइल के जरिए अपने आप लोगों को देखिए कि जो एमआईएम है उसकी दोहरी राजनीति क्या है। आज हैदराबाद में इनका बढ़ावा तो नहीं बढ़ पा रहा है, अब मुंबई में आके रणनीति बना रहे। मुंबई के लोग काम करते और आके सौदा बजाय किसी और को टिकट दे जाते। तो आप लोग को सोचना है, समझना, अगर सियासत में मजबूत होना तो आइए मुस्लिम लीग के तहत आइए, क्योंकि एकदम बेदाग पार्टी है, कोई लकब इस पर नहीं लगा है, कोई दाग इस पर नहीं लगा है, कोई बी टीम का लकब नहीं लगा है। आज आप देखते केरला कितना चमक रहा है। क्यों बीजेपी का जुल्म केरला पे नहीं होता? आप देखते हैं क्यों मॉब लिंचिंग नहीं होती, क्यों खाने पे विवाद नहीं होता, क्यों दाढ़ी टोपी पे विवाद नहीं होता, कहीं हिजाब पे विवाद नहीं होता केरला में। तो आप सोचिए कि मुस्लिम लीग ने इतना मजबूत बना दिया है अपने आप को, तो इंशाल्लाह आज यहाँ पे हम शुरुआत किए हैं, आने वाले टाइम पे और मजबूत बनेगी। ये पार्टी मजबूत है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं था। इंशाल्लाह हम उठे हैं तो ज़रूर अल्लाह ने चाहा तो मजबूत करेंगे। फिलहाल जिस तरीके का एक विगुल बजा हुआ है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का वार्ड 48 मालाड मालवनी में, ये विगुल को कैसे 15 तारीख को बजा करके आप जो है इस बार रिजवाना खान को वोट देंगे, ये बहरहाल उनके कैंपेनिंग से आपको पता लगेगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से सक्रिय और ज़मीनी लेवल पर बिना चप्पल के उतर के लोगों की दर्द को समझ रही है रिजवाना खान। अब ये देखना है कि लोगों का उम्मीद 15 जनवरी को क्या होता है। कैमरामैन अरशद चौधरी के साथ मुंबई टीवी।